नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करेंगे यूपी टेट 2014 का पेपर, जिसके अंतर्गत हम प्राइमरी लेवल के पेपर में एनवायरनमेंट का सेक्शन कवर करेंगे और साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन में हम जो क्वेश्चन बन सकेंगे उनको भी हम देखेंगे, जो आपके यूपी टेट 2021 में होने वाला है और सी टेट के एग्जाम्स में बेनिफिट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम 121 क्वेश्चन से। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आपसे पूछा जा रहा है वायु दाब के लिए, इसका ऑप्शन होगा बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। देखिए, वायु दाब नापने के लिए तो बैरोमीटर का प्रयोग होता है, लेकिन आपका जो फीवर वगैरह आता है तो बुखार नापने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं। और अगर जब भूकंप आता है तो उसकी कितनी तीव्रता थी जो रिक्टर स्केल से नापी जाती है, तो उसमें सिस्मोग्राफ का यूज होता है भूकंप के लिए। और हाइग्रोमीटर जो होती है वो वायुमंडल में आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी, उसके लिए नापा जाता है, जिससे पता चलता है कि कितनी बारिश होगी या कितनी उमस है। और हाइग्रोमीटर के साथ साथ कभी कभी एग्जाम में आपको हाइड्रोमीटर दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? हाइड्रोमीटर। इसको जो है कि जल का जो घनत्व होता है उसको नापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है, और हाइग्रोमीटर वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता के लिए। आइए इससे समेत कुछ फैक्ट समझते हैं। वायु दाब मापन के लिए बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक होता है। जो बैरोमीटर में जो पारा भरा होता है, अगर वो अचानक से नीचे गिरने लगे तो ये संकेत होता है कि अभी तुरंत ही या किसी भी समय तूफान आने का सूचक देता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कार किसने की थी? ई टॉरिसेली ने। और बैरोमीटर के पठन यानी जो रीडिंग करनी होती है, उसमें पहले गिरना और पुनः धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक होता है। और अगर अचानक से नीचे गिर जाता है तो वो तूफान आने का संकेत होता है, लेकिन अगर पहले गिर रहा है और धीरे धीरे अगर ऊपर उठ रहा है तो वर्षा आने की स्थिति का द्योतक होता है, यानी कि पता चलता है कि वर्षा होने का संकेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, बीटी कपास क्या है? देखिए, यहाँ पे जो बीटी लिखा हुआ है और कपास लिखा हुआ है, या इसी को हम जो है कि बीटी कॉटन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? बीटी कॉटन। एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, या एक औषधि पौधा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रांसजेनिक पौधा है। अगर हम बात करें बीटी की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक ट्रांसजेनिक पौधा। देखिए, ट्रांसजेनिक पौधा, और ये अगर बीटी की बात करते हैं तो सामान्यतः क्या होता है, ये बैसिलस थुरंजेसिस नामक एक पौधा होता है, मतलब एक जीवाणु होता है जहाँ से एक जीन प्राप्त किया जाता है। उस जीन का क्या नाम होता है? क्राई1AC। क्राई1AC नाम का एक जीन निकाला जाता है यहाँ से, जो कपास के पौधों में डाल दिया जाता है, और उससे क्या होता है, वो फिर आने वाले जितने भी बैक्टीरिया होता है उनसे लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है कपास को। तो इसी को हम कहते हैं बीटी कॉटन। चलिए, जैसे यहाँ लिखा है, ये बीटी टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न करता है, जिससे पौधों को होने वाली क्षति कम हो जाती है, क्योंकि जो भी इस पे मक्खी बैठेगी या जो भी कीट फतिंगे बैठते हैं जब कपास पे, तो उसमें ये बीटी टॉक्सिन नाम का जो विष होता है, जैसे ही उनके शरीर में जाता है तो वो जो कीड़े या मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं, और इससे कपास सुरक्षित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ये फिर से क्वेश्चन रिपीट है। अम्लीय वर्षा के जो मुख्य कारक होते हैं, सामान्यतः सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये दोनों ही अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण होते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, अम्लीय वर्षा वह स्थिति होती है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। यानी उसमें जब एसिड मिल जाता है तो इसी वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड दोनों ही उत्तरदायी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? कि कहाँ पे सबसे अधिक सर्वाधिक रूप से उत्पादक मिलेगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो सामान्यतः कहाँ मिलता है? ये मिलेगा आपको 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, फिर चाहे वो नॉर्थ का हो या साउथ ग्लोब हो, अर्थात पृथ्वी का 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक, या 10 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक ये मिलता है। यहाँ पे सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के इनके ऊपर आश्रित जो जीव जंतु, मानव समुदाय सभी पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है
कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है और यह भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी आ जाता है, लेकिन अगर हम बात करें सही नाम की इसकी, तो सही नाम होना चाहिए था इसका सदाबहार वन। क्या नाम होना चाहिए? सदाबहार वन, क्योंकि ये जो है कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक मिलता है और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है वो सामान्यतः 10 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 125, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। आपने सुना भी होगा कि कार्बाइड से जो है कि आम भी और केले वगैरह पकाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसके प्राकृतिक रसायन की बात करूं तो उसका नाम क्या होता है दोस्तों? एथिलीन होता है, जो फलों को पकाता है। एथिलीन नाम का एक हार्मोन होता है जो फलों को पकाता है, वो प्राकृतिक होता है। और कैल्शियम कार्बाइड कृत्रिम होता है, जैसे हम कच्चे आमों को तोड़कर जल्दी पका के मार्केट में ला देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, कैल्शियम कार्बाइड जो है वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फल पकता है। और एसिटिलीन गैस सामान्यतः क्या होती है? पर्यावरण के हिसाब से या पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक माना जाता है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा सामान्यतः कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे एसिटिलीन गैस का उत्पादन न हो सके और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाइफाइड। जैसे हमें दस्त वगैरह होते हैं, पेचिस हो जाती है, उल्टी वगैरह होती है, तो सामान्यतः गंदा पानी पीने से हो जाता है। एड्स आपका अगर हम बात करें तो एक तरीके से विसंक्रामक जो सुई वगैरह होती है या गलत तरीके से यौन संबंध बनाने से होता है। और एनीमिया की अगर हम बात करते हैं और नेक्स्ट आपका ऑप्शन देखिए दे रहा है एनीमिया, तो एनीमिया सामान्यतः होता है खून की कमी। और टिटनेस क्या होता है? जब कभी कभी होता है कि हम कोई पुराना लोहा वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जिस पे जंग लगी होती है और जब हमारे बॉडी के अंदर घुस जाती है तो सामान्यतः कोई पकने का या घाव बनने का संकट होता है, तो हम टिटनेस की सुई लगवा लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम कि टाइफाइड जो है वो किस जीवाणु से होती है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है जो दूषित जल या भोजन से होता है और इसमें आंत प्रभावित हो जाती है। यानी कि भोजन पचाने के लिए जो आंत होती है हमारी, छोटी आंत और बड़ी आंत इंटेस्टाइन, ये प्रभावित हो जाती है और हमारा भोजन नहीं पच पाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है और मीथेन भी है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड सामान्यतः गाड़ी के धुएं से निकलती है। जब गाड़ी पेट्रोल या डीजल का दहन करके चलती हैं तो जो पीछे हल्का हल्का धुआं निकलता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। चलिए हम आगे देखते हैं, और भी कुछ गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा है बांस, केला, गन्ना, सरसों? इसका सही जवाब हो जाएगा सरसों। देखिए सरसों जो है क्रूसीफेरी कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, यानी कि संवहन पूल में कैम्बियम पाया जाता है और इस तरीके से और भी जो फल आते हैं द्वितीयक वृद्धि में, जैसे आलू, टमाटर, कपास, सलजम, ये सब भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पेलिसेड? इसका सही जवाब होगा दोस्तों जाइलम। देखिए आपने दो जो है कि एक तरीके से सुने होंगे दो तत्वों को, अगर हम यहाँ बात करें, देखिए एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो इसकी एक ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा। देखिए फ्लोएम किससे शुरू हो रहा है? फर्स्ट से, यानी कि फूड यानी भोजन पहुंचाने का काम क्या होता है? फ्लोएम का होता है। और जाइलम यानी ज से शुरू हो रहा है और ज से क्या होता है? जल। तो जल पहुंचाने का काम जाइलम का होता है, जो सामान्यतः क्या करता है? छोटी छोटी जड़ों से लेके पौधे को पहुंचाता है, जड़ इस तरीके से ऊपर की ओर ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियों में जो भोजन बना होता है उनसे जो है कि सामान्यतः पूरे के पूरे पेड़ में या तने में हर जगह ये पौधा पहुंचाता है भोजन। तो फ्लोएम से फूड और जाइलम से
जल। तो ये एक आसान भाषा में एक ट्रिक थी, आप इसको समझ सकते हैं कि जाइलम क्या करता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा भी है कि जाइलम एक संवहनी ऊतक है, जड़ों, तनों और पत्तियों में स्थित वाहिनी पुलों में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल और खनिज लवणों का संवहन करना। और पौधों की आयु गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। ये तो सभी को पता होता है कि पौधों की गणना वार्षिक वलय को गिनकर होती है, लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि जाइलम के वलय होते हैं या फ्लोएम के। तो उसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो देखिए ऋग्वेद सबसे जो है कि प्रथम उपदेश माना जाता है, यानी कि प्रथम वेद माना जाता है, और इसी को साहित्य स्रोत भी कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला जाता है। और ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ठीक है, यह एक ऐसा वेद होता है जो ऋचाओं से संबद्ध होता है, और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त भी हैं। और अगर हम बात करते हैं वहीं सामवेद की, तो ये भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें यजुर्वेद में यज्ञ करने की पद्धति होती है, नियम होते हैं, और अथर्ववेद में जादू टोना, झाड़ फूक आदि चीज़ों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? तो आपको पता होगा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अगर हम जोड़ देते हैं तो लगभग 99% इसका सीमा बन जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर आपसे कभी कभी पूछता है क्रम लगाने के लिए, तो आप सबसे पहले बताओगे नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ध्यान दीजिएगा CO2 जो होती है वो चौथे नंबर पे आती है। इसके बीच में एक गैस आती है ऑर्गन, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर आपसे कभी सीरीज लगाने को पूछ दे तो सबसे अधिक नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑर्गन है, और फिर जाके चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलिए हम आगे चलते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? अब आपसे पूछ रहा है कि अगर आप अपने बच्चों को कोई टूरिस्ट टूर पे ले जाते हैं या किसी पिकनिक स्पॉट पे, और पर्यावरणीय अध्ययन को ध्यान में रखते हुए, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आप बच्चों में क्या डेवलप करना चाहते हैं? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना चाहते हैं, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, या समाजीकरण को बढ़ावा देना, या टीम भावना बढ़ाना। देखिए चारों ऑप्शन अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। जब छात्र अपने स्कूल से बाहर निकलते हैं, तो जैसे किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, या सामान्यतः किसी ऐसे नेचुरल प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पौधे, उनकी विविधताएं देखते हैं, वहाँ पे जो रहने वाले छोटे छोटे पक्षी होते हैं, जंतु होते हैं, उनकी डाइवर्सिटी देखते हैं, तो सामान्यतः अनुभव कर पाते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? शुष्क मिट्टी मतलब ड्राई मिट्टी। तो देखिए इसमें अधिक जल होना, अगर आप जल अधिक होगा तो ये शुष्क नहीं होगी बल्कि नमी होगी, अर्थात गीली मिट्टी हो जाएगी ये। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट जाएगा। पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, इसका कोई उससे संबंध नहीं है मिट्टी से, तो ये भी काट दीजिए। मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी और मिट्टी कठोर होगी। तो देखिए लवण की सांद्रता अधिक क्यों होगी? क्योंकि जब मिट्टी पर ज़्यादा पानी नहीं गिरेगा, अर्थात बारिश नहीं होगी, तो जो लवण होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनका विघटन नहीं हो पाता है, और वो कहाँ रहते हैं? मिट्टी की सतह पर हमको देखने को मिल जाते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद हल्के हल्के होते हैं। तो लवण की सांद्रता अधिक हो जाएगी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एरिड सॉइल शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क और अर्धशुष्क का मतलब होता है जहां सामान्यतः वर्षा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है दोस्तों? वर्षा कम होती है। इस प्रकार की मिट्टी में घुलनशील लवण व फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। शुष्क मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व की मात्रा कम होती है, और यह सबसे कम उपजाऊ मिट्टी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों जरूरी है, या सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा यह जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो देखिए अगर हम डी ऑप्शन को कट कर दें
और शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा ये जानने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कि निरंतर मूल्यांकन होने से क्या होता है, परीक्षा का जो ओवरलोड लेते हैं बच्चे साल भर में एक बार, वो नहीं लेना पड़ता है। इसमें छोटे छोटे हम चैप्टर्स को बांट के एक यूनिट टेस्ट ले लेते हैं, फिर इसमें फॉर्मेटिव टेस्ट हो जाता है, बहुत सारे जो है कि टेस्ट के माध्यम से हम बच्चे को असेसमेंट करते रहते हैं समय समय पे, 2 महीने पे, 1 महीने पे, 3 महीने पे। इससे क्या होता है, बच्चे को छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ के एग्ज़ाम देने होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इनके माध्यम से बच्चा साल भर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, या पर परागण द्वारा, या चुनकर चरना और रोग फैलाकर। देखिए, कोई भी जीव होगा वो सामान्यतः अपनी सुविधा अनुसार ही भोजन करेगा। अब ऐसा नहीं कि किसी आप जानवर को जंगल में छोड़ दीजिए तो उसने हरी हरी घास खा ली और उसमें कांटे वगैरह भी वो खा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी जानवर या कोई भी जीव या कोई भी मनुष्य अपनी सुविधा अनुसार कुछ भोजन को चुनिंदा रूप से खाता है। तो इसी तरीके से चरने वाले जो पशु होते हैं वो भी चुन चुन कर चरते हैं, जो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है और जो उनको खाने में आसान हो जाता है। देखिए, यहाँ लिखा है, घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को नहीं चरते, अपितु कुछ ही वनस्पतियाँ अधिक चरते हैं, जिससे वे वनस्पतियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियाँ उग जाती हैं। अतः चरने वाले पशु वनस्पति को चुनकर ही चरते हैं, जिससे वनस्पतियों में परिवर्तन होता रहता है, यानी उनकी प्रकृति बदलती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? यानी कि एक स्वस्थ अस्थि का मतलब होता है हड्डी, यानी स्वस्थ हड्डी के लिए क्या आवश्यक है? पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम विटामिन डी और कैल्शियम और विटामिन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कैल्शियम भी हमें चाहिए होता है, फास्फोरस भी हमें चाहिए होता है और विटामिन डी भी हमें चाहिए होता है, जिससे हमारी हड्डी मजबूत होती है। देखते हैं, जब किसी व्यक्ति को सूखा रोग होता है तो उसको कहा जाता है कि आप धूप में बैठा करिए, जिससे आपको सूर्य से विटामिन डी की प्राप्ति हो सके। आइए, इसमें भी 2 रोग होते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया नाम की एक बीमारी होती है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशियो जो होता है, दोनों ही रोग जो है कि हड्डियों से रिलेटेड हैं, लेकिन बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया होता है। एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी ऑप्शन आ जाता है कभी कभी, ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसको आपको टिक नहीं लगाना है। हम बात करें भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। क्या है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम? तो देखिए, इसमें माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी। तो देखिए, अगर मैं पूरे हिमालय की बात करूं, अगर मैं इस समय भारत को अगर मैं मिटा दूं, केवल हिमालय की बात करूंगा, तब तो आपका ऑप्शन होना चाहिए माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ मिलेगी हमें? नेपाल में मिलेगी। लेकिन अगर मैं भारत में बात करूंगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट केटू, जो कहाँ है इस समय? पीओके में है, अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। जिस कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा है उस पे जो है कि माउंट केटू पाई जाती है। और फिर दूसरे नंबर पे कौन आती है भारत में? माउंट कंचनजंगा आती है, जो सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सिक्किम में पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत या शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि होती है वो शिक्षण विधि का सिद्धांत होता है, जिससे प्राइमरी स्तर के बच्चे एक दूसरे के साथ जो है कि एक मेल मिलाप बढ़ाते हैं और एक तरीके से मित्र मंडली तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, यानी ये आपकी पृथ्वी है, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर उसके बाद आपका आयन मंडल और फिर उसके बाद बहिर्मंडल होता है। समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है और यहीं पर हवाई जहाज भी उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान्यतः तापमान और वायुमंडल बहुत स्वच्छ होता है और साफ सुथरा के साथ साथ शांत होता है। इससे क्या होता है, फ्लाइट उड़ाना यहाँ पे आसान होता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है सबसे निचली परत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन सी की कमी से होने वाले बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरी बेरी,
रतौंधी या थकान? सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी। देखिए, जो बेरी होता है वो विटामिन बी से की कमी से होता है, और रतौंधी जिसमें देखने में प्रॉब्लम होती है तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग स्कर्वी होता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से पानी निकलने लगता है, जो सूजन हो जाती है, जो हमारे दांत क्या होते हैं फिर कमज़ोर हो जाते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसमें मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है ये। और खट्टे रसदार फल, आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, ये सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है जो इस समय कहाँ की राज्यपाल हैं? ये जो है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी। चलिए, इसी में आंसर आपको मिल जाएगा। इस समय वो पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं। कहाँ की हैं? पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं, और 72 में सबसे पहले इन्होंने आईपीएस की सेवा ज्वाइन की थी, और ये पहली महिला थी जिन्होंने आईपीएस की सेवा ज्वाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर, कान्हा किसली? तो देखिए, आपसे पूछ रहा है, तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपका काजीरंगा। और ये कहाँ पे है? तो ये असम में है। लेकिन इसी के साथ साथ मानस भी जो है कि असम में ही है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानस नहीं। और गिर क्या है? एशियाई बब्बर शेर के लिए फेमस है, जो गुजरात के कहाँ पे? जूनागढ़ जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों? जूनागढ़ जिले में। और कान्हा किसली एमपी में पाया जाता है, अर्थात मध्य प्रदेश में है। चलिए हम आगे देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। 1950 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। 74 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और यहाँ एक सींग वाले गैंडों और हाथियों का प्रमुख रूप से निवास स्थान मिलता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेसाल्ट। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? अभी हमने बताया कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो जो दूसरी परत होती है समताप मंडल, यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। और यहाँ पर सामान्यतः जो वायुमंडल होता है बहुत शांत होता है, किसी प्रकार का चक्रवात या तूफान नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर आसानी से जो है कि एरोप्लेन फ्लाइट उड़ाई जाती है। लेकिन इसका देवनागरी में ही इंग्लिश वर्ड लिख दिया है, जिसको आप क्या कहेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव, जिनका जन्म तलवंडी नाम के स्थान पर हुआ था, जो पाकिस्तान में इस समय। चलिए यहाँ पर देखते हैं इनके बारे में। 1469 से लेके 1538 तक इनका जन्म हुआ था, और सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। और गुरु नानक ने निराकार ईश्वर की कल्पना की, और इस निराकार ईश्वर को इन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता है। इन्होंने जाति पाति, बाह्य आडंबर, ब्राह्मण मुल्लाओं की श्रेष्ठता का विरोध किया। पथ प्रदर्शक के लिए वे गुरु की अनिवार्यता को पहली शर्त मानते थे। अगर हम बात करें भूकंप की तीव्रता, ये क्वेश्चन भी सबसे पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिस्मोग्राफ। और बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए होता है, और कार्डियोग्राफ जो होता है वो हार्ट यानी कि दिल की धड़कनों के लिए किया जाता है उसका यूज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। देखिए यहाँ पर रटने के लिए तो आप रट लेंगे जो है कि 22 दिसंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कुछ एक्सप्लेन, अगर मैं आपको करना चाहूँ थोड़ा ठीक से, तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए आप जो है कि भारत में रहते हैं, और भारत आपका क्या है? उत्तरी गोलार्ध में आता है, और यहाँ कहीं पे आपका जो है कि भारत बना हुआ है, मान लीजिए ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया। और लंबा दिन कब होगा? जब हमारे यहाँ क्या होगी? लंबी रात होगी। समझिएगा, लंबा दिन होने के लिए सूर्य को ज़्यादा देर तक चमकना होगा। अर्थात अगर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ज़्यादा देर तक चमक रहा है, तो यानी हमारे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कम देर तक चमकेगा।
इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जाड़ा पड़ता है भारत की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ज़्यादा देर तक चमकता है, इसलिए यहाँ पे ग्रीष्मकाल दिखता है। लेकिन हम प्रश्न करते हैं भारत के नज़रिए से, तो भारत में जाड़ा किस समय पड़ता है, दिसंबर में पड़ता है सामान्यतः, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर। ठीक है, देखिए 21 से 22 दिसंबर को ग्रीष्म अयनांत होता है। इस समय सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक समय तक सूर्य यहाँ पर चमकता है। वहीं 20 से 21 जून को शीत अयनांत होता है, जिस समय सबसे छोटा दिन होता है। क्यों होता है सबसे छोटा दिन, क्योंकि इस समय जो है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में कम समय तक चमकता है, इसलिए वहाँ पे दिन छोटा हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और मदन मोहन मालवीय जी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती। और राजा राम मोहन राय जी ने मिरात उल अखबार नाम का एक अखबार भी निकाला था। मिरात उल अखबार जो किस भाषा में था यह भी पूछा जाता है। तो मिरात उल अखबार सामान्यतः फारसी भाषा में अखबार था राजा राम मोहन राय जी का। और दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी, आर्य समाज की। अगर हम राजा राम मोहन राय जी की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी दोस्तों, ब्रह्म समाज की। विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था, अर्थात वेदों को भारत का आधार बताया था। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने बंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू को भारत के किस राज्य का लोक नृत्य कहते हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा असम। देखिए बिहू असम राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है और इस नृत्य को बिहू त्यौहार के अवसर पर, अर्थात जब फसल काटी जाती है मार्च के आसपास और नए मौसम के आगमन पर जो है कि इसे किया जाता है। वहीं लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया या खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। तो देखिए जब आपस में जो है कि खाद्य श्रृंखला परस्पर समूह बना लेती है तो उसको हम फूड ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, फूड ट्रैप यानी कि जाल। अब देखिए खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले उत्पादक वर्ग आता है, फिर उसके ऊपर निर्भर होता है कौन, उपभोक्ता वर्ग निर्भर होता है जिसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, फिर इसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता निर्भर होता है और इन सभी पर कौन होता है निर्भर, सर्वाहारी होता है। तो ये तो हो गई खाद्य श्रृंखला। लेकिन अगर जब हम खाद्य जाल की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना बन जाती है जो एक दूसरे से आपस में मिली जुली होती है, कोई भी किसी पर भी निर्भर हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यानी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इसी के साथ ये आपका 2014 का पेपर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं पेपर पसंद आया होगा और इसी तरीके के आप वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।